नमस्कार सभी प्यारे मित्रों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रबोध क्लासेज पर। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं आपके हिंदी साहित्य इतिहास को और हिंदी साहित्य इतिहास में हम आधुनिक काल को पढ़ रहे हैं। आधुनिक काल में भी साथियों अगर मैं बात करती हूँ तो सबसे पहले हम किसको पढ़ रहे हैं, भारतेंदु युग को पढ़ रहे हैं। भारतेंदु युग का साथियों आज आपके 6वें नंबर के कवि को हम पढ़ रहे हैं और एक पढ़ेंगे हम ठाकुर जगमोहन सिंह, इनके जस्ट आगे आने वाले कवि है 7वें नंबर। आज हम 6 और 7 दोनों नंबर के कवियों को पढ़ने वाले हैं ना। तो शुरुआत करते हैं अपनी क्लास का। कुछ नए स्टूडेंट जुड़े हो साथियों यूट्यूब पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारी जो भी आपका आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, ये 3 पार्ट जो है आपके जिन्होंने नहीं देखे हैं तो बिल्कुल यूट्यूब पर जाके साथियों पूरी क्लास ले ले, या फिर महामैराथन मैंने ले रखा है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल का, वो महामैराथन लेके भी वहां से पढ़ सकता है। देखो हम बात करते हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की। इनका जन्म 1855 ईस्वी दत्तापुर मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। निधन की हम बात करते हैं, इनका निधन 1922 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम गुरुचरण उपाध्याय है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, बिल्कुल मोस्ट है इनका जन्म और निधन साथियों, क्योंकि क्रम वाला प्रश्न आता था आपको यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलता है। प्रमुख विशेषता की हम बात करते हैं, इनकी विशेषता क्या क्या रही थी। राजभक्ति एवं राष्ट्रभक्ति का समन्वय इन्होंने किया था, देश की दुर्व्यवस्था का चित्रण किया था। जब हमने आधुनिक काल की शुरुआत की तब हमने वहां विशेषता देखी थी बिल्कुल कि आपके आधुनिक काल के जितने भी कवि हैं साथियों, जिसमें आपके भारतेंदु युग के कवि हैं, उन्होंने राजभक्ति एवं राष्ट्रभक्ति का समन्वय किया था और देश की दुर्व्यवस्था का चित्रण भी इन्होंने किया था। ठीक है, ब्रज भाषा में काव्य सर्जन इन्होंने किया था। यह भारतेंदु मंडल के उज्ज्वलतम नक्षत्र थे। कौन आपके साथियों, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, है ना। यहाँ से आपका पहले प्रश्न आ चुका था तो ये मोस्ट है। आगे बात करते हैं हम, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट साथियों कि 1881 ईस्वी में मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से आनंद कादम्बनी नामक मासिक पत्रिका का इन्होंने प्रकाशन किया था। ये आनंद कादम्बनी जो पत्रिका है साथियों किसकी है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की है। इन्होंने प्रकाशन कब किया था इसका, 1881 ईस्वी में। और ये पत्रिका कैसी थी, तो मासिक पत्रिका थी, ना कि साप्ताहिक। ये भी आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल मोस्ट फैक्ट है ना, ये आपके पहले एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। आगे हम बात करते हैं, 1883 ईस्वी में नागरी नीरद साप्ताहिक पत्र का इन्होंने संपादन किया था। साथ ही देखो 1881 में तो कौन सा, आनंद कादम्बनी, और 1883 में कौन सा, नागरी नीरद साप्ताहिक पत्र था। वो कौन सा था, मासिक पत्र था। आपका जो आनंद कादम्बनी है ये आपके मासिक पत्र है, कब, 1881 ईस्वी में। और आपका जो नागरी नीरद साप्ताहिक जो है साथियों पत्र, ये इसका प्रकाशन वर्ष कितना है, 1883 ईस्वी। और ये कौन सा था, आपके साप्ताहिक पत्र है। ठीक है, उर्दू में ये किस नाम से, अब्र नाम से, यानी बादल नाम से ये लिखते थे, रचनाएं लिखते थे। बिल्कुल मोस्ट है कि साथियों अब्र नाम से रचनाएं कौन लिखते हैं, तो बिल्कुल बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज जी लिखते हैं। आगे हम बात करते हैं, विक्रम संवत 1930 में सदधर्म सभा की इन्होंने स्थापना की थी। 1930 में किसकी साथियों, सदधर्म सभा की इन्होंने स्थापना की थी। और 1931 में मिर्जापुर में रसिक समाज की इन्होंने स्थापना की थी। बिल्कुल मोस्ट है साथियों, ये चारों ही प्रश्न आपके एग्जाम में पहले आ चुके हैं। एक तो ये कौन सा कि 1881 में इन्होंने कौन सी पत्रिका का जो है इन्होंने प्रकाशन किया था, तो आनंद कादम्बनी। ठीक है, और एक नागरी निरत साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन इन्होंने 1883 ईस्वी में किया था, मोस्ट है ये भी। और उर्दू में किस नाम से, अबर नाम से ये लिखते हैं। और साथियों इन्होंने रसिक समाज की स्थापना की थी कब, 1931 विक्रम संवत। ठीक है, ये भी आपको जानना, ये चारों प्रश्न आपके एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। आगे हम बात करते हैं, इनकी समस्त रचनाओं का प्रकाशन प्रेमगन सर्वस्व नाम से हुआ था। किस नाम से, प्रेमगन सर्वस्व नाम से इनकी समस्त रचनाओं का प्रकाशन हुआ था। और इसका प्रकाशन साथ कितने भागों में, 3 भागों में इसका प्रकाशन हुआ था। आगे हम बात करते हैं, प्रमुख रचनाएं इनकी कौन कौन सी है, बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट इनकी रचनाएं देखना। एक तो है युगल मंगल स्तोत्र। ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष कितना, 1874 ईस्वी है। इसमें 20 छंदों में राधा एवं कृष्ण की स्तुति है। कितने छंदों में साथियों, 20 छंदों में राधा एवं कृष्ण की स्तुति इसमें दी गई है। आगे हम बात करते हैं, एक रचना इनकी ब्रजचंद पंचक, इसका प्रकाशन वर्ष 1875 ईस्वी है। और 5 छंदों में कृष्ण की स्तुति इसमें की गई है। एक बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट है युगल मंगल स्त्रोत, इनकी वेरी वेरी मोस्ट लगा लेना। और एक इनकी मोस्ट है साथियों कौन सी, कली काल तर्पण, पहले पूछी गई एग्जाम में काफी बार, तो ध्यान रखना है कौन सी साथियों, कली काल तर्पण। इसकी अगर मैं बात करती हूँ तो इसका प्रकाशन वर्ष कितना है, 1885 ईस्वी। और चौपाई छंद में रचित रचना है। किसमें साथियों, चौपाई छंद में रचित ये रचना है। आगे हम बात करते हैं, एक रचना आती है इनकी पेतर प्रताप, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है, 1885 ईस्वी। राष्ट्रीय भावना से युक्त 143 दोहे हैं। कितने, 143 इसमें साथियों राष्ट्रीय भावना से संबंधित इसमें कितने, 143 दोहे इसमें दिए गए हैं। आगे हम बात करते हैं, शोकाश्रु बिंदु, बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट है साथियों, आपके पहले एग्जाम में आ चुकी हैं। शोकाश्रु बिंदु प्रकाशन वर्ष कितना है इसका, 1885 ईस्वी है। और 115 इसमें छंद है। यह भारतेंदु जी के निधन पर लिखी गई रचना है। कौन सी साथियों, शोकाश्रु बिंदु वेरी वेरी मोस्ट है। किसके निधन पर, भारतेंदु हरीश चंद्र जी के जो है निधन पर ये जो रचना लिखी गई थी। ठीक है,
आगे हम बात करते हैं और इनकी रचनाएं कौन कौन सी है। होली की नकल हो गई जिसका प्रकाशन वर्ष 1885 ईस्वी है। एक हो गई मन की मौज, मन की मौज किसका प्रकाशन वर्ष 1887 ईस्वी है। इसमें कौन कौन सी मोस्ट देखो आपको लगा लेना है यहीं पे है ना। शोकाश्रु बिंदु बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट, हालांकि मैंने पहले मोस्ट लगा रखा है इसको। होली की नकल 1885 ईस्वी, मन की मौज 1887 ईस्वी, प्रेम पीयूष वर्षा वेरी वेरी मोस्ट है साथियों। प्रकाशन वर्ष कितना है 1890 ईस्वी है ना। आगे हम बात करते हैं इनकी एक रचना कौन सी है। सूर्य स्तोत्र 1892 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। एक रचना इनकी मंगलासा है, मंगलासा का प्रकाशन वर्ष कितना है 1892 ईस्वी है। हास्य बिंदु, हास्य बिंदु का प्रकाशन वर्ष कितना है 1898 ईस्वी। एक है हार्दिक हर्षादर्श, बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट है हार्दिक हर्षादर्श साथियों, ये मोस्ट है। इसका प्रकाशन वर्ष कितना है 1900 ईस्वी है। और ये महारानी विक्टोरिया की हीरक जुबिली के अवसर पर रचित राजभक्ति पर रचना है। कौन सी साथियों, हार्दिक हर्षादर्श, किसके, महारानी विक्टोरिया की हीरक जुबिली के अवसर पर रचित रचना है और ये राजभक्ति से संबंधित रचना है ना। आगे चले, आगे हम बात करते हैं एक रचना आती है इनकी कौन सी, आनंद बधाई। इसका प्रकाशन वर्ष कितना है 1900 ईस्वी है। 18 अप्रैल 1900 में हिंदी की कचहरी परिवेश पर रचित ये रचना है। ठीक है, एक कौन सी है, लालित्य लहरी, बिल्कुल मोस्ट है साथियों। आनंद बधाई भी मोस्ट है और लालित्य लहरी भी मोस्ट है ना। 1902 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। भारत बधाई, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है 1903 ईस्वी है। स्वागत पत्र, स्वागत पत्र रचना की मैं बात करती हूँ तो इसका प्रकाशन वर्ष कितना है 1906 ईस्वी है। आनंद अरुणोदय, इसका प्रकाशन वर्ष 1906 ईस्वी है। आर्य अभिनंदन, इसका प्रकाशन वर्ष भी 1906 ईस्वी है। सौभाग्य समागत, सौभाग्य समागत की हम बात करते हैं साथियों, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है 1912 ईस्वी है। एक है मयंक महिमा, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है 1922 ईस्वी है ना। चले आगे, देखो इसमें महत्वपूर्ण आपको फिर भी और कौन कौन सी ध्यान रखनी है। आनंद बधाई थोड़ी मोस्ट है, ललित लहरी मोस्ट है साथियों, भारत बधाई, स्वागत पत्र है ना, भारत बधाई आपको ध्यान रखना है। आनंद अरुणोदय, आर्य अभिनंदन, सौभाग्य समागत और मयंक महिमा, एक आपको ध्यान रखनी है कौन सी, मयंक महिमा। ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण और रचनाएं हैं। आगे चले, अब हम बात करते हैं इनकी स्फुट रचनाएं कौन कौन सी हैं। देखो इनकी स्फुट रचनाएं साथियों सारी लगभग बिंदु के नाम से हैं। देखो श्रृंगार बिंदु, उर्दू बिंदु, वर्षा बिंदु, स्फुट बिंदु, बसंत बिंदु और स्वदेश बिंदु। ध्यान कैसे रखना आपको, देखो श्रृंगार बिंदु इसमें कितने 115 छंद है। उर्दू बिंदु की हम बात करते हैं साथियों तो इसमें कितने 18 गपल्ले हैं है ना, सॉरी गजले हैं, गपल्ले ने गजले हैं। ठीक है, 18 इसमें क्या है, गजले। हो सकता है कभी कभी प्रोनाउंस में है ना, हो सकता है कि बोलने में आ जाए। बाकी इसमें कितने हैं 18 गजले हैं। वर्षा बिंदु की हम बात करते हैं, वर्षा बिंदु साथियों इसमें कितनी 996 कजलियां हैं। स्फुट बिंदु की हम बात करते हैं तो इसमें 158 छंद है। और बसंत बिंदु की हम बात करते हैं साथियों इसमें 69 क्या है, होली गीत है। स्वदेश बिंदु इसमें कितने साथियों 5 छंद है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं इनके अपूर्ण प्रबंध काव्य कौन कौन से है ना। इनके अपूर्ण प्रबंध काव्य कौन कौन से हैं, दो हैं। कौन कौन से, एक तो जीर्ण जनपद हो गया और एक कौन सा, अलौकिक लीला। आगे बात करें, आगे हम बात करते हैं इनके प्रमुख नाटक कौन कौन से हैं। देखो नाटक बिल्कुल इसमें आपके जो एक दो है वो बिल्कुल मोस्ट है। एक तो आपको ध्यान रखना कि वारांगना, रहस्य अथवा वेश्या, विनोद, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है 1886 ईस्वी। एक है साथियों भारत सौभाग्य, जिसका प्रकाशन वर्ष कितना 1889 ईस्वी। एक है प्रयाग रामागमन, कौन सा, प्रयाग रामागमन, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है 1904 ईस्वी। भारत सौभाग्य बिल्कुल मोस्ट है। और एक साथियों वारांगना, रहस्य अथवा वेश्या, विनोद, ये भी मोस्ट है ना। आगे चले, इनकी प्रसिद्ध समस्या पूर्ति कौन सी है, बिल्कुल वे भी वेरी वेरी मोस्ट है। चर्चा चलीबे की चलाइए ना, ये भी मोस्ट है साथियों, आपके पहले एग्जाम में ये भी प्रश्न एक बार आ चुका है ना। कौन सी, चर्चा चलीबे की चलाई ना, ये इनके प्रसिद्ध क्या है, समस्या पूर्ति है। अब हम बात करते हैं प्रमुख इनके निबंध कौन कौन से हैं। देखो निबंध की हम बात करते हैं साथियों, मोस्ट है निबंध यहाँ से भी। अब आप कहते हो कि मैडम गद्य साहित्य आप कितना आपने गद्य साहित्य दोगे या नहीं दोगे साथियों। अब आपको पूरे निबंध मैंने इसी में करवा दिए। नाटक मैंने लगभग जो है पूरा डीप आपको नाटक मैंने इसी में करवा दिया, रचना मैंने इनकी इसमें लिखवा दी, उपन्यास में मैंने आपके इसी में लिखवा दिया। पूरे आधुनिक काल में बहुत डीप करवाया मैंने आधुनिक काल को। तो लगभग आपका जो है 50% कितना, 50% साथियों आपका जो गद्य साहित्य वाला पार्ट है वो पूरा आपका इसी में ही कवर हो गया ना। बाकी और है तो चले, देखो बनारस का बुढ़वा मंगल, एक तो कौन सा है इनका निबंध, बनारस का बुढ़वा मंगल। एक है समय, दिल्ली दरबार के मित्र मंडली के यार। ये तीनों साथियों कैसे हैं, व्यक्तिक निबंध है। इसकी अगर हम बात करते हैं इसमें आपके बनारस का बुढ़वा मंगल मोस्ट है ना। दिल्ली दरबार में मित्र मंडली के यार, ये भी क्या है साथियों, मोस्ट निबंध है। आगे हम बात करते हैं एक कौन सा है, नवीन वर्षारंभ। एक है हिंदी भाषा का विकास। एक कौन सा है, जन्मभूमि। ये तीनों जो निबंध है साथियों कैसे हैं, विचारात्मक निबंध है। कैसे, विचारात्मक निबंध है। इसमें आपको ध्यान रखना है कौन सा, हिंदी भाषा का विकास, ये ध्यान रखना आपको, इसमें थोड़ा मोस्ट है।
आगे बात करते हैं हम। एक निबंध है उत्साह आलंबन, एक है मनोभाव आनंद, और साथ ही दोनों कैसे हैं, भावात्मक निबंध है। आगे हम बात करते हैं परिपूर्ण पावर। साथियों ये एक निबंध कैसा है, वर्णनात्मक निबंध है। नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा, साथियों ये कैसा है, आलोचनात्मक निबंध है। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है एक तो कौन सा, ये आपके परिपूर्ण पावर्स। ठीक है, एक तो आपको ये ध्यान रखना है कौन सा, नेशनल कांग्रेस की दूरदशा। ये दो आपके थोड़े मोस्ट है। आगे चले, आगे हम बात करते हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन को विलक्षण शैली का निबंधकार और हिंदी गद्य का प्रथम आचार्य किसने कहा था, रामचंद्र शुक्ल ने ही बताया था। साथियों बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन को विलक्षण शैली का निबंधकार और हिंदी गद्य का प्रथम आचार्य दोनों किसने कहा था, रामचंद्र शुक्ल ने ही कहा था। और आगे हम बात करते हैं इनको इनको किनको, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन को विचारात्मक निबंधों का जनक भी कहा जाता है। किसका, विचारात्मक निबंधों का जनक भी इनको कहा जाता है। रामचंद्र शुक्ल सबसे पहले आनंद कादम्बिनी पत्रिका से जुड़े थे। किससे साथियों, जो कि आपके बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन की हैं। सबसे पहले जो है आपके रामचंद्र शुक्ल जी सबसे पहले इसी पत्रिका से जुड़े थे। आगे हम बात करते हैं इनके प्रमुख कथन कौन कौन से हैं। देखो, एक कथन आपके सामने शुक्ल जी का है। शुक्ल जी का कथन है साथियों कि देश की राजनीतिक परिस्थिति पर इनकी दृष्टि बराबर रहती थी। देश की दशा सुधारने के लिए जो राजनीतिक या धर्म संबंधी आंदोलन चलते रहे, उन्हें ये बड़ी उत्कंठा से परखा करते थे, है ना। ये किसका है, रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, बिल्कुल मोस्ट है। एक कथन आता है साथियों शुक्ल जी का और है, ये कहते हैं कि वे गद्य रचना के एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले कलम, है ना, कलम की ऐसी कारीगरी को समझने वाले लेखक थे, और कभी कभी ऐसे पेचीले मजमून बांधते थे कि पाठक एक एक डेढ़ डेढ़ कॉलम के लंबे वाक्य में उलझा रह जाता था, है ना। ये भी किसका है, रामचंद्र शुक्ल जी का ही कथन है ना, बिल्कुल मोस्ट है ये भी, कि वे गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी को समझने वाले लेखक थे, और कभी कभी ऐसे पेचीले मजमून बांधते थे कि पाठक एक एक डेढ़ डेढ़ कॉलम के लंबे वाक्य में उलझा रह जाता था। ये भी किसका है, रामचंद्र शुक्ल जी का ही कथन है। एक कथन और आता है साथियों रामचंद्र शुक्ल जी का, कि गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले वह कमल, ये यहाँ पे साथियों को क्या करना, कलम, है ना, कलम करना, इसको काट के मैंने यहाँ पे जो है कलम की जगह क्या कर दिया था, कमल कर दिया था ना, हो सकता है गलती से हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, कि गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले वह कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक कौन है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन ही है। ये किसने कहा था, शुक्ल जी ने कहा था, है ना। इनका एक कथन और है कि इनके छंदों में यतिभंग प्राय मिलता है। एक बार जब इस विषय में पर मैंने इनसे बातचीत की, तब इन्होंने कहा कि मैं यतिभंग को कोई दोष नहीं मानता, बस पढ़ने वाला ठीक होना चाहिए। किसने कहा था साथियों, ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, किसके संबंध में, बद्रीनारायण चौधरी जी के संबंध में। आगे चले, देखो आगे हम बात करते हैं कि देश की राजनीतिक परिस्थिति पर इनकी दृष्टि बराबर रहती थी। देश की दशा सुधारने के लिए जो राजनीतिक धर्म या संबंधी आंदोलन चलते रहे, उन्हें ये बड़ी उत्कंठा से परखा करते थे। विलायत में दादा भाई नौरोजी को काले कहे जाने पर इन्होंने कार्य शब्द को लेकर बड़ी सरल और शोभापूर्ण कविता लिखी थी। बिल्कुल मोस्ट साथी, ये कथन वेरी वेरी मोस्ट है, ये आपके पहले एग्जाम में आ चुका है। और उन्होंने क्या कहा था कि अजरत अजरद हो तो तुम हूँ सम गोर हम बाजत कार्य, है ना। इन जो एक जो है काले थे इसलिए इनके समझ में इन्होंने कहा था। आगे बात करें, शुक्ल जी का एक कथन और साथियों कि उनकी कविताओं में अधिकांशतः गद्य वाली चमत्कार प्रवृत्ति नहीं दिखाई पड़ती, पर कुछ कविताएं ऐसी भी हैं जैसे मयंक और आनंद अरुणोदय, जिनमें कहीं लंबे लंबे रूपक हैं और कहीं उपमाओं और उपेक्षाओं की, यहाँ पे थोड़ा कटा हुआ है, कोई बात नहीं, मैं आपको देख के बता दूंगी, है ना। आगे चले साथियों, ये आपके किसके हो गए साथियों, बद्रीनारायण चौधरी के प्रमुख कथन हो गए। बिल्कुल सारे कथन रामचंद्र शुक्ल जी के हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण कथन थे, और जो फैक्ट मैंने मोस्ट लगाया साथियों उनको तो कम से कम आपको याद कर लेना ही है ना। ये आपका हो गया, ये भी थोड़ा मोस्ट ही था। चले आगे, ये तो वेरी वेरी मोस्ट, इसको वेरी वेरी मोस्ट लगा लेना साथियों, ये तो आपके पहले एग्जाम में आ भी चुका था, है ना। अब आगे हम बात करते हैं साथियों, अगले कवि आते हैं आपके कौन से, ठाकुर जगमोहन सिंह। इनकी हम बात करते हैं, इनका जन्म 1857 ईस्वी में हुआ था। स्थान कौन सा, विजयगढ़ राघवगढ़ एमपी में हुआ था, है ना। एमपी यानी मध्य प्रदेश, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा हो, मेरा शॉर्ट लिखा हुआ, तो यहाँ एमपी क्या है, मध्य प्रदेश है। निधन इनका 1899 ईस्वी में हुआ था। उपनाम की अगर हम बात करते हैं साथियों, इनका उपनाम क्या है, तो एक प्रेम पथिक कवि है। किसने कहा था, शुक्ल जी ने कहा था इनको। इनको एक प्रेम पथिक कहने वाले कवि जो है साथियों, किसने कहा था, शुक्ल जी ने कहा था। ये प्रतिभाशाली कवि है, बिल्कुल मोस्ट इनका उपनाम, इनको प्रतिभाशाली कवि भी कहते हैं। अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग करने वाले साथियों कौन, आपके ठाकुर जगमोहन सिंह जो है जगमोहन सिंह है। भारत हिंदू युग में साथियों सबसे ज्यादा अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग किसने कहा था, तो ठाकुर जगमोहन सिंह जी ने ही किया था।
भावुक मनोवर्ती के कवि भी यही हैं। स्वच्छंद प्रेम एवं प्रकृति चित्रण के कवि हैं। कवि जगमोहन सिंह की तुलना प्रेम चित्रण के कारण किससे साथियों, एक तो गणानंद से, एक तो गणानंद हो गए, एक श्रीधर पाठक से की जाती है। किसके साथियों, देखो ये आपके बहुत ही अच्छा कथन है कि कवि जगमोहन सिंह की तुलना प्रेम चित्रण के कारण एक तो गणानंद से और एक किससे, श्रीधर पाठक से इनकी तुलना की जाती है ना। इनके द्वारा विद्या की प्रकृति वैविध्यपूर्ण वर्णन हुआ है। विंध्य क्षेत्र की प्रकृति का वैविध्यपूर्ण वर्णन यहाँ पे हुआ। अब हम बात करते हैं जो मोस्ट फैक्ट अपने सामने आते हैं साथियों, कौन सी इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। हम इनकी रचनाओं की बात करते हैं। देखो सबसे पहले एक तो कौन सी है, प्रेम संपत्ति लता, बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट है। इसका प्रकाशन वर्ष कितना है, 1885 ईस्वी। एक है श्यामा लता, श्यामा लता का प्रकाशन वर्ष कितना है, 1885 ईस्वी। सारी मोस्ट है, मैं सारी ही एम बताऊंगी साथियों, क्योंकि यहाँ पे साथियों सारी ही मोस्ट है, पहले एग्जाम में आ चुकी है ना। एक कौन सी है, श्यामा सरोजनी, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है, 1886 ईस्वी है। श्यामा विनय है ना, ये थोड़ी कम मोस्ट है, श्यामा विनय साथियों, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है, 1886 ईस्वी है। एक है देवयानी, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है, 1886 ईस्वी है। आगे हम बात करते हैं कि प्रमुख नाटक कौन कौन से हैं। नाटक इसके वेरी वेरी मोस्ट है साथियों, देखो कौन सा, एक तो है ऋतु संहार, बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट है। मेघदूतम हो गया, कुमार संभव और सीलन का कैदी साथियों, चारों ही नाटक इनके वेरी वेरी मोस्ट है। ये आपके चारों ही पहले एग्जाम में आ चुके हैं ना। और आपके इधर से प्रेम संपत्ति लता मोस्ट है, श्यामलता मोस्ट है, श्यामा सरोजनी मोस्ट है और देवयानी भी वेरी वेरी मोस्ट है साथियों। ये आपके पहले एग्जाम में आ चुका है। आगे हम बात करते हैं, देखो सबसे पहले ऋतु संहार, मेघदूतम व कुमार संभव, ये तीनों साथियों कालिदास की रचनाओं का हिंदी जो है रचनाओं का अनुवाद है। कौन कौन सी, एक तो ऋतु संहार होगी, एक मेघदूतम हो गई, एक और कौन सी है, कुमार संभव। ये तीनों ही कालिदास की रचनाओं का अनुवाद है। ये तीनों ही किसमें, ब्रज भाषा में रचित है। कौन सी भाषा, ब्रज भाषा में रचित है। आगे हम बात करते हैं, एक रचना आती है इनकी कौन सी, सीलन का कैदी। रचना नहीं इनका, जो नाटक था इनका, रचना थी सॉरी, कौन सी, सीलन का कैदी है ना। मार्कर नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, हाँ चल गया, सीलन का कैदी है ना। ये बायरन की रचना प्रिजनर ऑफ सीलन का अनुवाद है। कौन सी साथियों, सीलन का कैदी जो है ये बायरन की रचना प्रिजनर ऑफ सीलन का अनुवाद है। उपन्यास की हम बात करते हैं, इनका उपन्यास कौन सा साथियों, बिल्कुल मोस्ट है, श्यामा स्वप्न। कौन सा, श्यामा स्वप्न, ये आपके पहले एग्जाम में आ चुका है। प्रकाशन वर्ष इसका 1885 भी है, 1888 भी है, लेकिन आपको रामचंद्र तिवारी जी के अनुसार साथियों इसका प्रकाशन वर्ष सही माना कितना, 1888 ईस्वी। इनकी कथन की हम बात करते हैं साथियों, इनका एक कथन है कि यद्यपि जगमोहन सिंह जी अपनी कविता को नए विषय की ओर नहीं ले गए, पर प्राचीन संस्कृत काव्यों के प्राकृतिक वर्णन का संस्कार मन में लिए हुए अपनी प्रेमचर्या की मधुर स्मृति से समन्वित विंध्य प्रदेश के रमणीय स्थलों को जिस सच्चे अनुराम की दृष्टि से उन्होंने देखा है, वह ध्यान देने योग्य है। उसके द्वारा उन्होंने हिंदी काव्य में एक नूतन विधान का आभास दिया था, है ना। ये इनके संबंध में एक महत्वपूर्ण कथन है, किसका है, शुक्ल जी का कथन है। ठीक है साथियों, आज की क्लास में हम यहीं तक दो कवियों के बारे में बात करेंगे। कल की क्लास में हम बात करेंगे अंबिका दत्त व्यास, वेरी वेरी मोस्ट कवि हैं। और बिल्कुल यहाँ से भी आपका जो है प्रश्न जरूर बनता है। तो अंबिका दत्त व्यास हो गई, आपके बालकृष्ण भट्ट हो गए ना, बिल्कुल यहाँ से आपका प्रश्न बनता है साथियों। भारतेंदु युग तो आपका वेरी वेरी मोस्ट ही रहने वाला है आपके साथ, यहाँ से जरूर प्रश्न बनते हैं। आपको पता है कि उपन्यास, निबंध, नाटक, रचनाएं सब यहाँ से आपके लगभग जो है पूरा गद्य साहित्य पार्ट है, वो समझ लो इस प्रकार से कि आपका जो आधुनिक काल है वो गद्य साहित्य में ही कन्वर्ट माना जा सकता है ना। आप समझ सकते हो इसको। तो चलो कोई ना, आज क्लास अपनी यहीं तक रहेगी, कल की क्लास में हम आगे पढ़ेंगे अंबिका दत्त व्यास जी को। तो धन्यवाद, यहीं तक, शुभ दिन।